ओके, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में भी आप ये टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आगे जाके आप जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, वहाँ पे उनकी ज्योमेट्री, फिर उनका बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो पॉइंट्स है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट इस वीडियो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट योर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी क्लियर। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ रही है ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बहुत लोगों को ऑर्बिटल, ऑर्बिट, इनमें कंफ्यूजन होती है। ऑर्बिटल है क्या? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एटम है यहाँ पे, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोटॉन दिखाया हुआ है। अब न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इस तरीके से शेल होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं शेल। पहले शेल को हम कहेंगे के शेल, फिर है आपका एल शेल, इस तरीके से एम और एन भी होता है। शेल को आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं और इसे आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अभी मैंने ऑर्बिटल नहीं कहा, ऑर्बिट का है, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक एटम आपके सामने है, जो आपको के एल एम, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये शेल में रखा जाता है। ठीक है, तो के शेल में आपके पास, अब हर शेल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आ सकता। कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अच्छा, ये अगर आप याद नहीं करना चाहते, वैसे तो आई प्रेफर कि आप याद कर लो, लेकिन फॉर somebody who don't want to remember this, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप, ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आप किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेल में रखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? तो 2n²। n यहाँ पे क्या है? नंबर, शेल नंबर, यानी कि अगर k है तो उसका शेल नंबर 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, तो 2 into 1 is 2, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं k में। इसी तरीके से आप l का निकाल सकते हो, m का, n का, ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो k शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2। l में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये मैक्सिमम कैपेसिटी आपको बताई हुई है एक शेल की। m में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आप ये आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो, m का शेल नंबर क्या है? 3। अब 3 के ऊपर स्क्वायर ले लिया हमने, तो आप यहाँ पे कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से आप n का निकाल सकते हैं। n का शेल नंबर क्या होगा? 4। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 into 2 is 32। इसका मतलब ये है कि k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, l में 8 इलेक्ट्रॉन्स, m में 18 इलेक्ट्रॉन्स और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा शेल का कॉन्सेप्ट। अब शेल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको शेल में इतना परफेक्ट, जैसे इसको इस तरीके से समझें, एक इंसान, आपको उसका एड्रेस पता है कि उसका कंट्री एक्स है, ठीक है, नाउ यू डोंट नो, चलो हमें ये तो पता है कि पूरी दुनिया में उसका कंट्री क्या है? एक्स है, लेकिन वी डोंट नो उसका शहर क्या है, सिटी क्या है, फिर वो किस टाउन में रहता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। हमें ये तो पता है, हमें उसका कंट्री पता है, उसका कंट्री शेल है, एल शेल है उसका कंट्री, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली उस कंट्री में वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम शेल को डिवाइड, अब कंट्री के अंदर सिटीज आता है, तो इसीलिए शेल को आप डिवाइड करते हो किसमें? सब शेल में, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उस शेल में। ठीक है, तो शेल डिवाइड होता है किसमें? शेल डिवाइड होता है सब शेल में। ठीक है, और फिर सिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट टाउन्स आते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा शहर है जैसे न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो, उसमें फिर बहुत सारे आपके पास
मतलब आप नहीं ढूंढ सकते किसी को बहुत आसानी से until and unless आपको उसका परफेक्ट एड्रेस नहीं पता। तो इसीलिए सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसके लिए आपको उसका ऑर्बिटल पता होना लाजमी है। तो ये होता है ऑर्बिटल, यानी कि शेल के अंदर सब शेल्स में फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स आपको परफेक्टली बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक हो गया। अब शेल हमने देख लिया। शेल आपके पास होता है KLMN। के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में 16 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब शेल में सब शेल होते हैं। अब के शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, के में आपको सिर्फ एक सब शेल मिलता है जिसका नाम है एस। ठीक है, उसका नाम हमने एस रख दिया। एल में आपको 2 सब शेल्स मिलते हैं, एस और पी। अब ये एस पी डी ये क्या है, नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये जो सब शेल के नाम है। जैसे शेल का KLMN है तो उसी तरीके से सब शेल के नाम है SPDF। ठीक है। एम में फिर आपके पास 3 सब शेल्स आते हैं, S, P और D। एन में आपके पास आते हैं S, P, D, F, इतने सब शेल्स आते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक हाई स्कूल लेवल तक यहाँ तक काफी है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको पता था कि के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 2 रख सकते हैं, उसी तरीके से सब शेल में भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो एस में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एस में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकते हैं एस सब शेल में। फिर पी सब शेल में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकते हो। डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं और एफ में आप 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी रखी है हर सब शेल की। अब सब शेल में होता है ऑर्बिटल। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 0 ऑर्बिटल्स। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो एस पी, एस का मैंने आपको बता दिया, एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 0 ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो हम यहाँ पे पी का मेंशन करते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आई नीड सम स्पेस, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब ऑर्बिटल्स के भी नाम हैं, ऑर्बिटल्स के भी नाम है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन, px, py और pz। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास d आता है। p मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। उसके बाद f में, अब d में भी आपके पास नाम होते हैं, dxy, dyz, dzx। ठीक है। फिर d इस तरीके से उसके भी नाम होता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में और आसानी से डिटेल में पढ़ेंगे। और एफ में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में आपको मिलते हैं 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा है। ये क्या है, ये सब शेल है, सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे कि भाई पी एक्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे आपको इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सेंटेंस आपने याद रखना है कि एवरी ऑर्बिटल has 2 electrons, सिंपल। हर ऑर्बिटल, चाहे वो px हो, py हो, pz हो, या फिर वो d का कोई ऑर्बिटल हो या s ऑर्बिटल हो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे कहा था कि p में हर चीज कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यू एक्चुअली डोंट हैव टू मग इट अप। कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है पी में। ठीक है। और अभी मैंने मेंशन किया कि एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब पी में ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3, px, py और pz, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं px में, 2 इलेक्ट्रॉन्स py में और 2 इलेक्ट्रॉन्स pz में। कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखा था टोटल। इसी तरीके से डी का है, डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 5। तो अब डी में कितने होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। तो 2 आप सब में रखोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है।
तो हर चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। मैंने जस्ट आपको बहुत सिंपल करके समझा दिया शेल, सबशेल और ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप बेसिकली क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो सबशेल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1s 2s 3p, ये असल में क्या है, ये सबशेल है। ये सबशेल की हमारे पास इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है। आपको असल में एक पैटर्न होता है, एक इस तरीके से आपको कुछ रूल्स वगैरह को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स को रखना पड़ता है उनके सबशेल में, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा एक निमोनिक है, वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। और उसको अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका मतलब ये है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जब आपके पास एक बॉन्ड बनता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वही हमें ये कहती है कि डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी। आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे, डिफरेंट थ्योरीज आपके पास केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। तो सबसे पहले आपके पास वीबीटी आई, फिर एमओटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और फिर लास्ट में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसने बहुत सारी कंफ्यूजन्स को और जितने भी ड्रॉबैक्स थे वीबीटी वगैरह के उनको कवर किया। अब ये है क्या, देखो जब भी एक एलिमेंट आपके पास बॉन्ड बनाता है तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये हमें कहता है कि वो बॉन्ड ऑर्बिटल लेवल पे बनता है। तो बेसिकली आपके पास जो जितना भी सिंगल बॉन्ड है, जितना भी सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, वो जब भी बॉन्ड बनाएगा, दो एलिमेंट जब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो वो ऑर्बिटल लेवल के ऊपर उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। और वहां पे दो ऑर्बिटल्स यानी कि जिनकी, जैसे एक मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट एक्स है, ये एलिमेंट वाई है, ठीक है। तो ये एलिमेंट वाई एक्स है और ये एलिमेंट वाई है। अब एक्स का एस ऑर्बिटल, एक्स का एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है, ठीक है। एक्स का एस ऑर्बिटल, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, एक्स एस बहुत, चलो ए भी हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी एलिमेंट ले लिया हमने। इसका एस ऑर्बिटल ये भी पढ़ाया था मैंने, ये रहा एस क्या है, एस ऑर्बिटल का नाम है, पी क्या है, ऑर्बिटल का नाम है, ठीक है। तो ये ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है, इसका एस और इसका पी ऑर्बिटल, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मिक्स होंगे और यहाँ पे आपके पास एक नया, एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से आपके पास बॉन्ड बने तो वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है। और याद रखिएगा जो दो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो डिफरेंट शेप के होंगे। एक मैंने एस लिया था, एक मैंने पी लिया था, ऐसा नहीं कि एस एस बना लेगा, नो, एस और पी, या फिर एक एस दो पी, या एक एस तीन पी, या फिर एक एस एक पी एक डी, ऐसा नहीं हो सकता कि पी पी बना ले, दो सेम ऑर्बिटल्स नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आपके पास ये जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी हर एक की पर्टिकुलर शेप होती है। जैसे एस की आपके पास शेप जो है वो इस तरीके से स्फेरिकल होती है, पी की शेप ऐसी होती है, डम्बल शेप होती है, डी की शेप डबल डम्बल होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर विथ डिफरेंट शेप। क्या शेप होती है ऑर्बिटल की, बिल्कुल होती है, ठीक हो गया। डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाई आपके पास जब भी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, कैसे ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट होनी चाहिए, एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में दो डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो आपके पास सबसे पहली थ्योरी आई थी बॉन्ड को एक्सप्लेन, कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्ड कैसे बनता है, वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो थ्योरी अगर आप लगाओगे कार्बन जैसे बॉन्ड बनाता है तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन जो है वो डाइवेलेंट होगा। अब डाइवेलेंट टेट्रावेलेंट ये क्या है, देखो जब भी कार्बन जो है, डाइवेलेंट का मतलब क्या, डाई यानी कि दो, वेलेंट यानी कि वैलेंसी से रिलेटेड, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड में। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें पता है कार्बन जो है वो हमेशा चार बॉन्ड बनाता है 99% कंपाउंड्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप वीबीटी को देखें तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी आपके पास कार्बन जो है वो डाइवेलेंट होगा। कैसे, ये जो है 1s 2s या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता दूं कि ये आपके पास एक आप कह सकते हो इट्स अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सबशेल्स, ठीक है।
तो इसमें 1s 2s 3p 3s, इस तरीके से पूरा आपको बहुत आसान होता है, उसको आप एक बार याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो उस तरीके से आपको बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत सारे चैप्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। Okay, let's do one thing. If you're unclear with that concept, you can let me know. We'll discuss that particular topic, electronic configuration, एक separate video में, ठीक है? For now, let's just focus on the topic. तो अकॉर्डिंग टू VBD आपके पास अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन की, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, तो ये 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वैलेंस सब शेल में कितना आपके पास आ रहा है? 3p। 3p आखिरी वाला शेल है, सब शेल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू VBD कार्बन जो है अपनी, क्योंकि VBD जो है वो ग्राउंड लेवल पे के ऊपर बात करती है, अगर आप सिंपल कार्बन लोगे तो वो डायवैलेंट ही होगा, ठीक है? फिर ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये हमें कहता है नहीं, कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आके बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये है एक्साइटेड हो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नहीं जो उसके, जैसे ये आप उसका सब शेल है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके चले जाएंगे किसमें? p में, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया था p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग करके उसको लिख दिया, px py और pz, ठीक है? हर ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है? तो अभी ये कार्बन है, अब हमने क्या किया, ये एक्साइटेड स्टेट में लिखा है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को, ये 1s2, ये 2s2। अब हुआ क्या कि आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक आएगा यहाँ पे, ठीक है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 2s में, ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके चला गया किसमें? 3p में, ठीक है? तो इसीलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये आ गया 3pz में, ठीक हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक px में था, py में था, ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन आ गया pz में, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हमें ये एक चीज पता लग गई कि अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। ये चीज को बेसिकली कार्बन वैसे ही टेट्रावेलेंट था, ठीक है, लेकिन वो चीज केमिस्ट और साइंटिस्ट उस टाइम पे प्रूव नहीं कर पा रहे थे, ना तो MOT प्रूव कर पा रही थी कि कैसे कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, ना तो हमें VBD ये प्रूव करके दे रही थी। तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ अब प्रूव हो गई कि अच्छा कार्बन जो है वो इस तरीके से टेट्रावेलेंट है, ठीक है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें कौन एक्सप्लेन करता है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अब होता क्या है कि जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे कितने 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कार्बन क्या है? एक टेट्रावेलेंट हो गया, ठीक है? यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास और वो चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है? अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप जब पढ़ते हो तो उसमें हमारे पास 3 बेसिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड आता है। एक चीज आपने याद रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पाई बॉन्ड में नहीं हो सकती, हमेशा किसमें होगी? सिग्मा बॉन्ड में होगी, ठीक है? अब अल्केन्स और अल्काइंस, इन तीनों में डिफरेंट तरीके की हाइब्रिडाइजेशन दिखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्केन के बारे में, ठीक है? क्या होता है कि जब आपके पास s ऑर्बिटल जाके बॉन्ड फॉर्म करता है किससे? ये कार्बन है, ठीक है? कार्बन ने क्या बनाया? 4 बॉन्ड बनाए इसने, और यहाँ पे जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन कार्बन के दरमियान में, ये क्या होगी? ये sp3 होगी। तो ये जो एक सिंगल बॉन्ड है, ये इसके पास मिक्सिंग किस ऑर्बिटल्स की हुई है? sp3, यानी कि एक s ऑर्बिटल है और 3 क्या है? p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? अब sp3 कब होगी? sp3 आपके पास जब होगी जब अल्केन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? जब अल्केन्स फॉर्म होंगे, यानी कि आपके पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है?
तो अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद रखनी है, सारा एमसीक्यूज है, ठीक है। sp3 कब होता है? एल्केन में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, sp3 में नाम से पता लग रहा है एक s है और 3 आपके पास p ऑर्बिटल है। तो sp3 में हमारे पास क्या है? sp3 हमेशा अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। अल्केन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है, उसके दरमियान में जो हाइब्रिड बॉन्ड है वो कौन सा है? वो sp3 है। sp3 का मतलब क्या है? एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स होता है। इसमें आपको इसकी परसेंटेज भी याद रखनी है। s की परसेंटेज sp3 में कम होती है और p की ज़्यादा होती है। परसेंटेज याद रखनी है, एमसीक्यू इसमें पूछ सकता है। तो 25% s की परसेंटेज होती है और 75% जो है वो p की परसेंटेज है। अब ये आपको यहाँ पे एक अल्कीन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये मीथेन है, ठीक है। ये क्या है? ये मीथेन है, ये कार्बन है, ये कार्बन 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 कार्बन। हमेशा अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। और इसकी जो शेप है वो कैसी है? वो टेट्राहेड्रल है। हमेशा अल्केन में कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब आपके पास 4 सिग्मा या फिर सिंगल बॉन्ड होता है। अब आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? वो है 109.5, ठीक है। और कार्बन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ए क्या है? ए इज फॉर एंगस्ट्रॉम। अब ये आपको पिकोमीटर में भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 154 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने आपके पास sp3 बॉन्ड्स होंगे? 4 sp3 बॉन्ड्स होंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है। और ये चारों क्या होंगे? डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होंगे। डीजेनरेटिव का मतलब ये होता है कि वो ऑर्बिटल्स जिनमें एनर्जी क्या हो? सेम हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास अल्कीन। अल्कीन में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखें, अब ये हमारे पास एक इथीन का स्ट्रक्चर है, ये इथेन नहीं, ये इथीन है, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दोनों के दरम्यान में क्या है? डबल बॉन्ड है। और ये जो आप हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये कार्बन कार्बन के दरमियान में हो रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कार्बन हाइड्रोजन में होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का तो s ही पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपके पास ये जो आप पहला वाला सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, पहले ये एक बॉन्ड बना होगा, उसके बाद फिर ये डबल बॉन्ड बना होगा। पाई बॉन्ड हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना उसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड की होगी, पाई बॉन्ड की नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास sp2 होगी, यहाँ पे sp2 होगी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये सब sp2 हो जाएगा। पाई बॉन्ड आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। sp2 में आपके पास एक सिग्मा और सॉरी s इज नॉट फॉर सिग्मा, s क्या है? ऑर्बिटल का नाम है। तो एक आपके पास s ऑर्बिटल और 2 जो है वो p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। परसेंटेज क्या होगी? 30 और 60% p होगा। अब अल्कीन्स में आपके पास जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल, या तो वो प्लेनर हो सकती है या तो वो पिरामिड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके पास लोन पेयर है या नहीं है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, अब कार्बन के पास यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो उसकी हाइब्रिड जब लोन पेयर नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन 120 एंगल होगी और शेप क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लोन पेयर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, उसके पास लोन पेयर है, तो उस केस में एंगल क्या होगा? 107.5, जो कि अल्केन से भी कम है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से आपके पास जो एंगल है और भी कम हो जाता है। लोन पेयर क्या करता है? रिपेल करता है और उनकी रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से एंगल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा एंगल। और नॉर्मल अगर इस केस में अगर आप देखें इथीन के केस में तो 120 एंगल होगा और शेप क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगी,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इथीन में क्या हो रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, और ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे sp2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। 3 कौन से सिग्मा बॉन्ड से, अगर आप देखो एक कार्बन को, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन का sp2, इसका sp2, ठीक है, यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कार्बन का sp2 पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का s, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये sp2 s के दरमियान में होगा, हाइड्रोजन का s पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे भी sp2 है ये, और हाइड्रोजन क्या है, s है। सेम गोज फॉर दिस कार्बन। ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होगा, एक कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद आता है हम लोग किस पे, अल्काइन पे। अल्काइन में आपके पास होगी, ये सबसे आसान है, सिंपल सी बात है। अल्काइन में आपके पास क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, 50% 50% होगा दोनों। ठीक है। एक एक है, इसीलिए 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होगा। अल्काइन में आपके पास शेप क्या होगी, लीनियर होगी। अब लीनियर शेप है तो ऑफ कोर्स एंगल क्या होगा आपके पास, 180 डिग्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.20 या फिर 120 पिकोमीटर, 1.20 एंगस्ट्रॉम या फिर 120 पिकोमीटर। उसके बाद अल्काइन में आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है। और 2 sp हाइब्रिड, तो अल्काइन में आपके पास 2 पाई बॉन्ड है और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। अब जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर होगा अल्काइन का। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इथाइन का, जिससे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। ये कॉमन नेम है इथाइन का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये एक 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये रहा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें ये sp ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, sp के दरमियान में है, ये सिग्मा बॉन्ड sp s के दरमियान में है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं और ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसकी शेप देखो तो ये कैसी है, ये लीनियर शेप है। ठीक है। ये लीनियर शेप है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप ये दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइसोमराइजेशन का।